हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक डबकरा वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप दिख रहे हैं, गति का सेकंड पार्ट अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। इसका फर्स्ट पार्ट अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके आप उसे देख लीजिए। पहले पार्ट में अपन ने डिस्कस किया था कि राशियाँ क्या होती है, सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती है, और दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, उनको किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। दूरी धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य होता है। ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस करी थी। तो आज उससे आगे बात करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज चाल। ठीक है, चाल क्या होती है, तो चाल की बात करते हैं। देखिए, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज़ें हैं और आपसे रिलेवेंट चीज़ें हैं, आपकी डेली लाइफ से संबंधित आपको देखने को मिलेगी बहुत सारी चीज़ें। फिजिक्स पूरा डेली लाइफ से संबंधित ही होता है, फिजिक्स की हर चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को कहीं ना कहीं मिलती है। तो चाल की बात करता हूँ, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, यानी कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर समय की वैल्यू आप 1 कर देंगे, समय को आप 1 कर देंगे, तो चाल किसके बराबर हो जाएगा, चाल हो जाएगा दूरी के बराबर। ठीक है, अगर मैं समय की मान 1 कर देता हूं तो चाल इक्वस टू क्या हो जाएगा, दूरी बटा 1, यानी कि चाल इक्वस टू क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगा। ठीक है, तो चाल और दूरी बराबर हो जाएगी कब, जब समय 1 होगा। तो आपको यही कहा है कि एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहा जाता है, यानी कि इस यूनिट टाइम में आप जितनी डिस्टेंस कवर करते हैं वही क्या होती है, आपकी चाल होती है। अब समय का मात्रक सेकंड है, चाल दूरी का मात्रक क्या है, मीटर है, तो चाल का जो मात्रक होगा वो क्या बन जाएगा, मीटर प्रति सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, यह आपका एसआई मात्रक होगा और यह सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो चाल का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड। और साथ ही साथ अगली बात करते हैं, तो चाल एक अदिश राशि है। ठीक है, चाल क्या है, यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या थी, ऐसी क्वांटिटी जो नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, दिशा पर निर्भर नहीं करती है। तो अगर आपसे कहते हैं कि किसी बस की चाल 25 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो 25 मीटर पर सेकेंड है, मतलब वो बस कहीं भी जा रही है, आपको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ दिशा भी शो नहीं होती है, इसलिए भी आप कह सकते हैं कि चाल जो है यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब एक ग्राफ देखते हैं। अपन ने लास्ट क्लास में जब इसका पहला पार्ट पढ़ा था तो वहाँ पर अपन ने पोजीशन टाइम ग्राफ और कुछ ग्राफ से संबंधित बातों को डिस्कस किया था। ठीक है, अभी जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहा हूँ मैं दूरी समय ग्राफ की, दूरी समय ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, इसके अंदर दूरी, जो चाल की अपन बात कर रहे थे, चाल में, चाल को यह ग्राफ कैसे डिफाइन करता है, यह अपन को इस ग्राफ के अंदर देखना है। तो देखिए, किसी व्यक्ति की चाल कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, या कोई व्यक्ति समय के साथ इस प्रकार से दूरी चल रहा है। ठीक है, कि पहले वो यहाँ था जब कुछ समय हुआ था, अगले समय पर वो यहाँ पहुँच गया, अगले समय वो यहाँ पहुँच गया, यानी कि उसकी पोजीशन क्या है, दूरी क्या है, बढ़ती जा रही है। पहले वो 10 मीटर चला था, अब 20 मीटर चल लिया, अब 30 मीटर चल लिया। पहले 10 मिनट हुए थे, अब 20 मिनट हुए, अब 30 मिनट हुए, इस प्रकार से, यानी कि समय के साथ साथ उसकी दूरी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अगर आप चल रहे हैं, सोचिए, तो आप चलते चलते क्या होगा, पहले 1 मिनट में आप 10 मीटर चलेंगे, अगले 1 मिनट में फिर 10 मीटर, अगले 1 मिनट में फिर 10 मीटर, यानी कि आप समय के साथ साथ दूरी का मान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर समय के साथ साथ दूरी का मान बढ़ता जाता है तो इस प्रकार से कुछ आपका ग्राफ ड्रॉ होता है। ठीक है, अब इस ग्राफ में यहाँ पर मैं बात करता हूँ, ये है आपका थीटा। ठीक है, ये नहीं है, ये हाफ वाला एंगल जो आपको दिख रहा है, डेट इज थीटा। ठीक है, ये एक एंगल है जिसको कहा गया है थीटा। अब अगर इसको आप थीटा काउंट करेंगे तो ये आपको इस प्रकार से एक ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, जहां आपका एंगल बना हुआ है थीटा। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, और अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो यह इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, ये इसका आधार हो जाएगा, और ये इसका क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, तो
समकोण त्रिभुज के अंदर अगर टेन थीटा की बात करते हैं, टेन थीटा की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज के अंदर टेन थीटा की अगर आप बात करते हैं तो टेन थीटा क्या होता है, ऊंचाई बटे आधार। टेन थीटा क्या होता है, ऊंचाई बटे आधार। अब इसके अंदर देखते हैं तो ऊंचाई आपको क्या दिख रही है, ये वाली डिस्टेंस, और ये क्या है, ये क्या है, यह दूरी है। ऊंचाई क्या है यहाँ पर, दूरी है। ठीक है, इस ग्राफ में ऊंचाई क्या दिख रही है, दूरी है। और आधार क्या दिख रहा है आपको, समय दिख रहा है। आधार क्या दिख रहा है आपको, समय दिख रहा है। तो टेन थीटा जो आपने देखा, टेन थीटा किसके इक्वल आया, आप देख रहे हैं दूरी बटा समय के इक्वल आया। यानी कि दूरी बटा समय क्या होता है, चाल के इक्वल आया या स्पीड के इक्वल आया। ठीक है, तो दूरी समय ग्राफ के अंदर, दूरी समय ग्राफ के अंदर जो टेन थीटा होता है, ठीक है, दूरी समय ग्राफ के अंदर यह आपका थीटा है। ठीक है, तो दूरी समय ग्राफ के अंदर टेन थीटा जो होता है, यह टेन थीटा, इसे क्या कहते हैं, स्लोप। इसका क्या है, झुकाव। ठीक है, किसे कहा जाता है, स्लोप, टेन थीटा को। तो टेन थीटा या इसे आप क्या कहते हैं, स्लोप। हिंदी में कहते हैं ढाल, ग्राफ की ढाल। तो दूरी समय ग्राफ की जो ढाल होती है वह क्या देता है, वह चाल को बताता है। ठीक है, कहाँ से आया देखिए इस प्रकार से। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी दूरी समय का जो ग्राफ बनेगा, उस दूरी समय ग्राफ का जो स्लोप होगा, ठीक है, स्लोप होगा या ढाल होगी, वह ढाल क्या रिप्रेजेंट करती है, वह ढाल चाल को रिप्रेजेंट करती है, स्पीड को बताती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वह हमेशा क्या देता है, चाल देता है ना। दूरी समय ग्राफ की ढाल क्या देती है, चाल देती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चाल की अपन ने बात करी तो चाल के टाइप्स देखते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीड। तो जनरली चाल जो होती है वो चार प्रकार से, आप चाल को अलग अलग प्रकार से चार भागों में आप देख सकते हैं। सबसे पहले होती है एक समान चाल, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ये क्या होती है इनको अपन आगे डिस्कस करेंगे, पहले इनके नाम देख लेते हैं। असमान चाल यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, असमान चाल यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। थर्ड है एवरेज यानी कि औसत, औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। एंड फोर्थ वन इज तात्कालिक चाल यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये चाल के चार मेनली प्रकार होते हैं, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तात्कालिक चाल। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक समान चाल क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। ठीक है, तो देखिए यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल को कहा जाता है एक समान चाल। क्या कहा है आपसे, समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है। ठीक है, जैसे आप आपकी बाइक लेके चल रहे हैं अगर सपोज करो, और 5 मीटर चलने में आपको 1 सेकेंड का समय लगा पहले, फिर अगले 5 मीटर चले फिर 1 सेकेंड का समय लगा, फिर अगले 5 मीटर फिर 1 सेकेंड, फिर 5 मीटर फिर 1 सेकेंड, फिर 5 मीटर फिर 5 मीटर, अगेन 1 सेकेंड 1 सेकेंड। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि हर 5 मीटर चलने में आपको क्या लग रहा है, 1 सेकेंड का समय लग रहा है। तो समान समय अंतराल में 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, समय अंतर बराबर हुआ, समान दूरी 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर आप तय कर रहे हैं। यहाँ आपकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, सब जगह पर आपकी स्पीड क्या हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी स्पीड कैसी दिख रही है, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इस चाल को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। आप हर 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रहे हैं, आप हर 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रहे हैं, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड। जैसा आपको यहाँ दिख रहा है कि हर 5 मीटर चलने में उसको 1 सेकंड का समय लग रहा है, तो इसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दैट इज एक समान चाल या यूनिफॉर्म स्पीड।
दूसरी बात करते हैं असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब सिंपल सा है कि एक वस्तु समान समय अंतराल में अगर असमान दूरी तय करती है। समय देखिए इस प्रकार से कि यहाँ भी 1 घंटा है, आप 10 किलोमीटर चले, फिर अगले 1 घंटे में आप 20 किलोमीटर चले, अगले 1 घंटे में आप 30 किलोमीटर चल लिए, फिर अगले 1 घंटे में 5 किलोमीटर ही चले, फिर अगले 1 घंटे में 25 किलोमीटर चल ली। तो हर दूरी के लिए आपकी स्पीड क्या है, यहाँ आपकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ कितनी हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ क्या होगी 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ क्या हो जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो समय का अंतर क्या दिख रहा है आपको, बराबर दिख रहा है, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा। समान समय अंतराल में दूरी जो तय कर रहे हैं वो क्या हो रही है, असमान हो रही है। यहाँ 10 किलोमीटर, यहाँ 20, 35 और 25, यानी कि समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो ये चाल क्या होती है, असमान चाल होती है, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हर 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या है, असमान है, इसलिए यह क्या होगी, असमान चाल होगी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, दोनों आपके सामने था। थर्ड है औसत चाल या एवरेज स्पीड, ठीक है। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, देखिए कुल दूरी को तय करने में जितना समय लिया जाता है उस दूरी और समय के अनुपात को ही औसत चाल या एवरेज स्पीड कहते हैं, ठीक है। इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए एक बस पहले 30 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ठीक है। एक बस ने चलना शुरू किया था, 30 किलोमीटर तक वह गई, इसकी स्पीड कितनी थी 10 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या हुआ, अगले 30 किलोमीटर वो जा रही है, इस बार उसकी स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और तो उस बस की औसत चाल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए औसत चाल क्या बोला, सिंपल सा कि कुल दूरी तय करने में जितना कुल समय लगता है उन दोनों का अनुपात हमेशा औसत चाल कहलाता है। अब यह बस यहाँ से चलना स्टार्ट किया था ए पॉइंट से और यहाँ तक गई थी बी पॉइंट पर। पहले 30 किलोमीटर यह चली थी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और अगले 30 किलोमीटर ये चली है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अगर समय की बात करते हैं तो यहाँ 30 किलोमीटर जा रहे हैं, आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। स्पीड इक्वल्स टू दूरी बटा समय होता है। अगर आपको समय निकालना है तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, चाल कितनी है 10, यानी कि समय कितना लग रहा है 3 घंटे का। यानी कि यहाँ इसको कितना समय लगा 3 घंटे का और यहाँ कितना समय लगेगा 30/15 करेंगे तो 2 घंटे का, ठीक है। 3 घंटे का समय यहाँ लगा, 2 घंटे का समय यहाँ लगा, तो टोटल समय कितना हो गया 3 + 2 यानी कि 5 घंटे। टोटल समय कितना हो गया 5 घंटे। और टोटल दूरी की बात कर रहे हैं तो 30 और 30 कितनी हो गई 60 किलोमीटर। तो देखिए 30 और 30 टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 60। समय की बात करी 3 आवर पहले लगे, 2 आवर बाद में लगे, तो टोटल समय कितना आ गया 5। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखने के लिए तरीका क्या है, आपको बस ये याद रखना है कि कुल दूरी को तय करने में जितना समय लगता है उस दूरी और समय के अनुपात को ही एवरेज स्पीड कहा जाता है। एक और एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए आपको लेट्स सपोज दिल्ली से जयपुर तक जाना है, आपको दिल्ली से जयपुर तक जाना है, तो यहाँ पर क्या होता है, आप किसी बस या ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक है। यह कभी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, कभी 20 की स्पीड से चलती है, कभी रुक जाती है यानी कि 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, ठीक है। ओवरऑल यह डिस्टेंस थी 200 किलोमीटर, ओवरऑल यह डिस्टेंस थी 200 किलोमीटर और टोटल समय इसको लग गया 10 घंटे। ये टोटल दूरी दी गई थी 200 किलोमीटर और यह जो समय आपको लगा है यह था 10 घंटे, ठीक है। समय जो आपको लगा था यह कितना लगा है, यहाँ पर 10 घंटे का समय लगा है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ की एवरेज स्पीड क्या है वो बस की, तो आप क्या कहेंगे, कुल दूरी कितनी दिख रही है 200 और कुल समय आपको कितना लगा है 10 घंटे।
तो 200/10 करेंगे, आंसर कितना आएगा 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। आगे बात करते हैं तत्कालिक चाल या इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। तो देखिए किसी भी वस्तु की एक क्षण की चाल को ही तत्कालिक चाल कहते हैं, ठीक है, जो कि अगले क्षण बदल सकती है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, नाम से समझ में आ रहा है, एक इंस्टेंट की स्पीड। जैसे कि आप बाइक पर जा रहे हैं, स्पीडोमीटर में आप देखते हैं तो देखते समय आपकी बाइक की स्पीड लेट सपोज 60 किलोमीटर आपको दिखा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट सेकंड पे आपने देखा तो वह 70 हो जाएगी या 80 हो जाएगी या 20 हो जाएगी। तो स्पीड कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वह इंस्टेंट की स्पीड जब आपने उसको देखा और जो वह स्पीड दिखा रहा था, डेट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक पल भर की स्पीड या एक क्षण भर की स्पीड को ही इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की स्पीड की बात करी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वेग की। तो देखिए वेग और चाल ध्यान से समझना। चाल जो थी, चाल क्या थी, चाल एक अदिश राशि थी। तो चाल वेग जो होता है, वेग चाल इंटू दिशा होता है, चाल इंटू दिशा होता है, ठीक है। बस बहुत बेसिक सा तरीका आप ये याद रखिए कि वेग इक्वल टू चाल होता है, पर चाल के अंदर अगर दिशा भी इंक्लूड हो जाए, क्योंकि चाल क्या था, चाल एक स्केलर क्वांटिटी थी, ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी में दिशा नहीं होती थी। तो अगर चाल के अंदर मैं दिशा इंक्लूड कर दूं तो वह क्या बन जाएगा, वेग बन जाएगा। यानी कि वेग क्या होगा, चाल इंटू, वेग क्या होता है, चाल इंटू दिशा होता है, ठीक है। सो इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को ही वेग कहते हैं। अब देखिए यहाँ विस्थापन नाम आ गया है, तो विस्थापन क्या होता है आपको पता है, विस्थापन को दिखाने के लिए दिशा दिखाना जरूरी होता है। तो अगर आप विस्थापन तय कर रहे हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, दिशा भी चल रहे हैं, आपको दिशा भी दिखाई हुई है, तो एकांक समय में तय किया गया विस्थापन को ही क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और विस्थापन और समय के अनुपात को ही वेग कहा जाता है, ठीक है। जैसे चाल क्या था, दूरी बटा समय था, तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय। इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड होगी। बट इंपॉर्टेंट थिंग इट, यह वेक्टर क्वांटिटी है, यह एक सदिश राशि होती है, ठीक है। वेलोसिटी के वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए यदि किसी वस्तु का वेग 10 मीटर पर सेकंड है तो 10 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स बी या 10 मीटर पर सेकंड बी की तरफ, ऐसा लिखना जरूरी होता है क्योंकि यह सदिश राशि है और इसमें दिशा दिखाना ज़रूरी है। अगर आपने लिखा कि 10 मीटर पर सेकंड, तो ये क्या है, या तो आपकी चाल बन जाएगी, ठीक है। बट आपने इसमें दिशा दिखा दी कि बी की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दिल्ली की तरफ जा रहा है, डेट इज क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी, वेग हो जाएगा, क्योंकि आपने उसमें डायरेक्शन बता दी है। तो अगर डायरेक्शन इंक्लूड हो जाती है तो वेग बन जाता है, डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होती है तो क्या होता है, चाल होता है। तो वेग इक्वल्स टू आप ये भी कह सकते हैं कि चाल इंटू दिशा, ठीक है। वेग इक्वल्स टू आप ऐसा भी बता सकते हैं कि वेग क्या होता है, चाल और दिशा का गुणा होता है। वेग अगर दिशा सेम है तो चाल इक्वल्स टू आपका वेग हो जाएगा, दोनों चीज़ें सेम होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए वेग की दिशा गति को स्पर्श रेखा के साथ ली जाती है। वेग की जो दिशा होती है हमेशा, ठीक है, उसमें उस गति की जो स्पर्श रेखा है उसके साथ ली जाती है, ठीक है। और वेग की जो दिशा होती है ये बताती है कि वस्तु किस ओर जा रही है। देखिए ये क्या बोलना चाह रहा है, लेट सपोज ये आपका मूवमेंट हो रहा था इस प्रकार से, तो वेग की दिशा गति को स्पर्श रेखा, आप इस गति की ये आपकी मोशन हो रहा था इस प्रकार से, तो इसमें आप किसी भी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचिए, ये तो ये बताएगा कि आपकी दिशा किस ओर है। तो वेग की दिशा हमेशा क्या होती है, गति के ऊपर एक स्पर्श रेखा डालकर ज्ञात की जाती है। और अगर वेग में दिशा दी है तो ये दिशा आपको क्या बताती है कि वस्तु किस ओर जा रही है। कुछ एग्जाम्पल से बात करते हैं। देखिए आपके सामने दो चीज़ें दी है, 25 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट बोला है और 25 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स साउथ बोला है। आपको ये दो पॉइंट दिए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, कि बस ए की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व की तरफ है और बस बी की स्पीड दक्षिण की तरफ है 25 किलोमीटर पर घंटा। अब आपसे पूछा है कि स्पीड और वेग में क्या डिफरेंस होगा,
तो यहाँ पर देखिए दोनों की स्पीड क्या है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आप क्या कह सकते हैं, स्पीड ऑफ ए इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बी। यहाँ मुझे दिख रहा है दोनों की चाल बराबर है, बट अगर मैं आपसे कहूँ कि दोनों का वेग क्या है, तो क्या दोनों का वेग बराबर है क्या? नहीं है, क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको बताया वेग क्या होता है, चाल इंटू दिशा। चाल के साथ क्या होना चाहिए, दिशा भी होना चाहिए बराबर। तो यहाँ आपको चाल तो बराबर दिख रही है पर दिशा क्या है, अलग अलग है। और अगर दिशा दोनों की डिफरेंट है तो दोनों का वेग बराबर नहीं हो सकता। यानी कि 25 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट लिखा है पूर्व की तरफ, और 25 किलोमीटर साउथ यानी कि दक्षिण की तरफ लिखा है। तो यहाँ आपको 25 और 25 दिख रहा है, यानी कि दोनों की स्पीड क्या है, बराबर है। ठीक है, दोनों की चाल जो है वो चाल क्या है, दोनों की आपको बराबर दिख रही है, पर दोनों की डायरेक्शन अलग है, इसलिए दोनों का वेग बराबर नहीं होगा। तो वेग ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू वेग ऑफ बी होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, अगर आपको बोला है कि दूसरा एग्जांपल से समझते हैं, ए वस्तु की स्पीड 8 मीटर पर सेकंड ईस्ट है और बी की स्पीड बी ईस्ट की तरफ है पर 6 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं चाल क्या है, तो आपको दिख रहा है चाल दोनों की अलग अलग है, यानी कि चाल ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू चाल ऑफ बी होगा। ठीक है, बट अगर मैं वेग की बात करूं तो देखिए अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर डायरेक्शन सेम हो गई, पर दिशा सेम हो गई, यहाँ पर दोनों पूर्व की तरफ जा रहे हैं ना, ये भी पूर्व की तरफ है, ये भी पूर्व की तरफ है, पर इनकी स्पीड क्या है, अलग अलग है। तो स्पीड अलग हो गई तो वेग तो फिर अलग होना ही है। तो यहाँ पर वेग ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू वेग ऑफ बी होगा। ठीक है, तो इन दो एग्जाम्पल से आप वेग और चाल में डिफरेंस अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, विस्थापन समय ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, विस्थापन समय ग्राफ की अपन बात करते हैं वेग के लिए। तो जैसा कि अपन ने देखा था कि अगर यहाँ पर दूरी होता था तो दूरी समय ग्राफ की ढाल जो थी, ठीक है, इससे पिछले स्लाइड्स में अपन ने डिस्कस किया था, ढाल जो थी वो क्या होती थी, दूरी समय ग्राफ की ढाल स्लोप जो होता था वो चाल को देता था, चाल बताता था। उसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ विस्थापन समय ग्राफ की ढाल की, तो यह क्या देती है, यह वेग को बताती है। ठीक है, देखिए अगर मैं इसका स्लोप देखता हूँ, स्लोप यानी कि m, ठीक है, इसे m से डोनेट करते हैं और ये थीटा होता है, तो m इक्वल्स टू टेन थीटा। अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। और अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू में बात करूं तो आपको विस्थापन दिया हुआ है 20 और टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड। ठीक है, विस्थापन की वैल्यू दी है 20 और समय दिया है 2 सेकेंड। तो टेन थीटा क्या आ रहा है, मान निकालेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, 10/2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो लंब दिख रहा है यह क्या है, यह आपका विस्थापन है। लंब दिख रहा है, यह क्या दिख रहा है आपको, विस्थापन के इक्वल दिख रहा है। और आधार जो दिख रहा है, आधार में आपको क्या दिख रहा है, समय दिख रहा है। और विस्थापन बटे समय ही आपका क्या होता है, वेग होता है। ठीक है, वेलोसिटी होती है या वेग होता है। ठीक है, यानी कि टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगा। टेन थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर विस्थापन समय ग्राफ की ढाल या जो स्लोप है वो किसको बताता है, वेग को बताता है। साथ ही अपन ने एक और बात आपको याद रखना है कि दूरी समय ग्राफ की जो ढाल होती थी, कंफ्यूज मत होना, दूरी समय ग्राफ की जो स्लोप होता था, ढाल होती थी, वो क्या बताता था, वह चाल को बताता था। ठीक है, दूरी समय ग्राफ का स्लोप चाल देता था और विस्थापन समय ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेग देता है। तो ये बेसिक चीजें आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड चीजें कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चाल समय ग्राफ। अगर चाल और समय के बीच में कुछ इस प्रकार से ग्राफ आ जाए, ठीक है, तो देखिए आप देख रहे हैं कि ये कोई व्यक्ति 2 बजे उसकी चाल यहाँ पर थी, यानी कि कोई उसकी चाल थी लेट सपोज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 4 बजे भी उसकी चाल वही है, 6 बजे भी उसकी चाल वही है। यानी कि अगर चाल और समय के बीच में इस प्रकार से ग्राफ बन रहा हो तो यह क्या शो करता है, यह नियत चाल को दर्शाता है। यह ग्राफ क्या शो कर रहा है, दैट इज कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, नियत चाल को यह ग्राफ दर्शा रहा है, कांस्टेंट स्पीड को दर्शाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर झुकाव की बात करता हूँ, इसका स्लोप की बात करता हूँ, स्लोप हमेशा क्या होता था, एक्स एक्सिस से एंगल
ठीक है। स्लोप अभी अपन ने पिछले इसमें देखा है, स्लोप क्या था, यही था एक्स एक्सिस से होने वाला एंगल। तो यहाँ एक्स एक्सिस से एंगल कितना है, एक्स एक्सिस से एंगल आप देख रहे हैं कितना दिख रहा है 0 डिग्री, और tan 0 क्या होता है 0 डिग्री होता है। तो यह क्या होता है, नियत चाल में चाल समय की रेखा के साथ झुकाव हमेशा कितना होता है 0 डिग्री होता है। तो यह क्या दिखाता है, कांस्टेंट चाल को बताता है, नियत चाल को दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर चाल बदल नहीं रही है, यह हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आगे बात करते हैं। अब देखिए आपको आगे बोला है कि चाल समय ग्राफ के वक्र के अंदर का क्षेत्रफल दूरी बताता है। अब देखिए समझते हैं कैसे। ये आपको चाल यानी कि स्पीड और समय का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति की स्पीड t=0 यानी कि 20 सेकंड के अंदर कहाँ से कहाँ चली जाती है 40 मीटर पर सेकंड तक हो जाती है। यानी कि आपने चलना शुरू किया, 20 सेकंड के बाद आपकी स्पीड कितनी हो गई 40 मीटर पर सेकंड। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन रहा है कि इनिशियली आपकी स्पीड 0 थी और अगले 20 सेकंड में आपकी स्पीड कितनी हो गई 40 मीटर पर सेकंड। एक समान चाल चल रही है, आप कंटिन्यूसली स्पीड से आप बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं दूरी बात की यहाँ पे ज्ञात करता हूँ तो आपको पता है कि चाल क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है। अगर चाल कंटिन्यूसली बढ़ रही है तो दूरी क्या होगी, ध्यान से देखिए। दूरी को आप क्या करते हैं, दूरी इक्वल टू क्या होता है, चाल इंटू समय। दूरी क्या होता है, चाल इंटू समय। पर चाल तो हर वक्त बदल रही है, तो इसलिए मुझे यहाँ क्या लेना पड़ेगा, एवरेज। ठीक है, एवरेज स्पीड लेना पड़ेगी। कौन सी स्पीड लेना पड़ेगी, एवरेज स्पीड इंटू क्या आ जाएगा, टाइम। ठीक है, तो औसत चाल इंटू क्या होगा, समय। अब औसत कैसे निकालेंगे, आपके पास दो मान है, t=0 पर स्पीड कितनी थी 0 और फाइनल स्पीड कितनी हो गई 40। तो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो एवरेज क्या होगा 0 + 40/2, ये इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। और समय कितना होगा, समय आपको दिया है 20 सेकेंड। तो यहाँ से क्या होगा, 40/2 करेंगे तो 20 आएगा, 0 + 40 करेंगे 40 होगा, 40/2 करेंगे 20 आ जाएगा, इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा 400 मीटर। यानी कि यहाँ की जो दूरी आई इस ग्राफ में, दूरी कितनी आ गई 400 मीटर। ठीक है, अब इस दूरी को मैं इस ग्राफ के क्षेत्रफल के द्वारा देखता हूँ। देखिए अगर मैं इसका क्षेत्रफल देखता हूँ तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है इस प्रकार से, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसका आधार कितना है 20 और इसकी ऊंचाई कितनी दिख रही है आपको 40। ठीक है, यह एक ट्रायंगल दिख रहा है, इसका आधार 20 है और ऊंचाई कितनी दिख रही है 40। तो अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यानी कि 1/2 आधार का मान दिया है 20, ऊंचाई दी है आपको 40। तो यहाँ पर एरिया कितना आ रहा है 400 मीटर और आपने देखा दूरी कितनी थी, यह भी 400 मीटर। ये क्या हुआ, ये तो इक्वल आ गया, ये क्या हुआ, ये तो इक्वल आ गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि चाल समय ग्राफ में जो ग्राफ के अंदर का एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वह क्या बताता है, वह दूरी को बताता है। ठीक है, चाल समय ग्राफ के वक्र के अंदर का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व जो होता है वह क्या दिखाता है, क्या शो करता है, वह हमेशा दूरी को बताता है। ठीक है, तो यह अपन ने यहाँ से प्रूव करके भी आपको बताया है। एवरेज इस तरीके से निकालते हैं और अगर आप ग्राफ के द्वारा निकालेंगे तो ग्राफ के अंदर का एरिया आपने निकाला जो कि एक ट्रायंगल था। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आया 400 मीटर। ओके, तो चाल समय ग्राफ के वक्र के अंदर का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या बताता है, दूरी को बताता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन दिया है आपको सिंपल कि दूरी ज्ञात करो। ठीक है, एक ग्राफ दिया है, यह ग्राफ का है चाल और समय का, चाल समय का एक ग्राफ दिया हुआ है इस प्रकार से, यह ग्राफ है ना, कंफ्यूज मत होना। यह चाल समय ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में आपको दूरी बताना है। अभी अपन ने देखा था कि दूरी क्या होती है, दूरी चाल समय ग्राफ का एरिया होती है। ठीक है, यानी कि मुझे क्या करना है, इसका पूरा एरिया निकालना है। तो एरिया आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ आपको एक तो यह पूरा रेक्टेंगल दिख रहा है, तो आप इस रेक्टेंगल का चतुर्भुज का एरिया निकाल लें, फिर इस त्रिभुज का एरिया निकाल लें, या तो आप इस प्रकार से एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको नाम दे दीजिए कि चतुर्भुज। चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है, ABED का क्षेत्रफल। ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा त्रिभुज, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल।
यही आपको निकालना है। यही क्षेत्रफल किसके इक्वल हो जाएगा, आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व यानी कि वक्र के अंदर का क्षेत्रफल। और वह क्षेत्रफल क्या दिख रहा है आपको, चतुर्भुज का एरिया प्लस त्रिभुज का एरिया। अब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, चतुर्भुज का एरिया आपको पता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, चतुर्भुज का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर इस चतुर्भुज में आप लंबाई को देखेंगे, ठीक है, यह लंबाई है और यह चौड़ाई है। तो लंबाई आपको कितनी दिख रही है 20 और चौड़ाई आपको कितनी दिख रही है, देखिए ये ऊंचाई मान ले आप इसकी 10 है, तो 20 इंटू 10 हो जाएगा। प्लस त्रिभुज के एरिया की अगर बात करते हैं तो ये क्या होगा 1/2 इंटू आधार इंटू क्या होता है ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार इंटू क्या होता है ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 1/2, आधार आपको दिख रहा है 20 और हाइट की अगर बात करते हैं, देखिए इस त्रिभुज की बात करेंगे तो इसकी जो बेस होगा या तो 20 रहेगा और इसकी जो हाइट है ये दिख रही है आपको कितनी 80। ठीक है, ये टोटल कितना है 90 दिया हुआ है यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ का कितना हो जाएगा 80, क्योंकि ये बाकी कितना दिया है 10, तो ये कितना हो जाएगा 80। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 10 टाइम्स होगा, ये कितना बनेगा 200 प्लस 800। ठीक है, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा 1000 मीटर। तो एरिया अंडर द कर्व कितना आया 1000 मीटर स्क्वायर। तो यह क्या था, यह आपकी दूरी थी, तो दूरी कितनी आ जाएगी 1000 मीटर। ठीक है, दूरी कितनी आ जाएगी 1000 मीटर। तो चाल समय ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व ही किसके इक्वल होता है, दूरी के इक्वल होता है। तो इस प्रकार से आप इसका एरिया निकाल कर दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको एरिया इस प्रकार से नहीं निकालना है तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ध्यान से देखिए, यह डायग्राम कुछ आपको इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, और यह क्या है, यह एक समलंब चतुर्भुज है। क्या दिख रहा है, यह समलंब चतुर्भुज। आपको एरिया निकालना है, अगर आप अलग अलग नहीं करेंगे तो आप इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यह लेंथ आपको 10 दिख रही है, ये टोटल लेंथ आपको 90 दिख रही है और यह गैप आपको 20 दिख रहा है हाइट। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का एरिया भी वही होगा, क्योंकि आपको तो इसी का एरिया चाहिए, यही आपकी डिस्टेंस है। तो आपको दूरी चाहिए और दूरी किसके इक्वल होगी, एरिया से। कहाँ से आया, अभी इसके नेक्स्ट पिछले वाली स्लाइड में अपन ने प्रूव किया था। तो यहाँ पे एरिया क्या होता है, तो इसका एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग इंटू क्या होता है ऊंचाई। ऊंचाई देखिए क्या होती है, अभी समझते हैं। ठीक है, तो 1/2, अब समांतर भुजाएं दो पैरेलल साइड जो आपको दिख रही है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिख रही है यहाँ पर, तो इनका योग करना है, यानी कि कितना हो जाएगा 10 प्लस 90 इंटू ऊंचाई। तो इसके लिए ऊंचाई ये वाली होगी, तो ये कितना आ जाएगा 20। ये कितना आएगा 1/2 इंटू 100 इंटू 20। इसको 2 से कैंसिल करेंगे 10 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1000। देखिए आपका आंसर अगेन वही आया। तो आपको एरिया निकालना है, आप एरिया किसी भी प्रकार से निकालिए, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। तो इस ग्राफ में आपको पूछा था दूरी ज्ञात करो, तो दूरी का मान कितना आएगा 1000 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1000 मीटर। आगे देखते हैं। सिमिलरली अभी अपन ने चाल समय ग्राफ की बात करी थी, तो सिमिलरली अगर वेग समय ग्राफ होगा तो वेग समय ग्राफ के अंदर का जो क्षेत्रफल होगा वह विस्थापन देता है। ठीक है, वेग समय ग्राफ के अंदर की जो ढाल होगी, क्षेत्रफल होगा, यह क्या दिखाएगा, यह विस्थापन को शो करता है। जैसे चाल किसको शो करती है, अगर चाल समय ग्राफ हो तो किसको शो करता है, वह दूरी को, और वेग समय ग्राफ क्या शो करता है, विस्थापन। कंफ्यूज मत होना, देखिए इसको याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका बेसिक फार्मूला लिखिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ठीक है, अब देखिए आपको अगर याद रखना है कि यह किस प्रकार से आप याद करेंगे, तो देखिए चाल और समय का जो ग्राफ बनाया, ठीक है, अभी जो अपन ने पिछले बनाया था, तो चाल समय का ग्राफ क्या दे रहा था, दूरी देता था। चाल समय का ग्राफ क्या देता था, दूरी देता था। और वेग समय का ग्राफ बनाएंगे तो यह क्या देगा, विस्थापन देगा। चाल समय का ग्राफ क्या देगा, दूरी, और वेग समय का ग्राफ क्या देता है, विस्थापन। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं।
ठीक है। साथ ही चीज, दो चीजें और अपन ने देखी थी कि दूरी समय ग्राफ का जो स्लोप होता था, ढाल होता था, ठीक है, दूरी समय ग्राफ का ढाल किसको बताता था, चाल को बताता था, और विस्थापन समय ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताएगा, वेग को बताता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। यहाँ से आपके चारों क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। कौन से, चाल समय ग्राफ का एरिया क्या देता है, दूरी देता है, ये क्या मीनिंग है इसका, एरिया का। ठीक है, वेग समय ग्राफ का एरिया क्या देता है, विस्थापन देता है। दूरी समय ग्राफ का स्लोप या ढाल क्या देता है, चाल देता है, और विस्थापन समय ग्राफ का स्लोप क्या बताता है आपको, वेग बताता है। ठीक है, सो ये चीज़ें आपको सारी माइंड में क्लियर रखना है, और ये चारों एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन, और आपके सामने है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें पूछ ली हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको विस्थापन के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें जानने को पता चलेगी। अब अगर मैं दूरी की बात करूँ तो अभी अपन ने देखा था दूरी होती थी क्या, एरिया, दूरी की बात करते हैं क्या था, एरिया अंडर दी कर्व, यानी कि वक्र के अंदर का जितना भी एरिया है वही सब आपका क्या बताता है, वक्र के अंदर का एरिया, क्षेत्रफल, यही आपको क्या देता है, यही आपको दूरी देता है। तो यह वक्र दिख रहा है आपको पूरा, आपको इसके अंदर का एरिया चाहिए। ठीक है, यह वक्र जो आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर यह पूरा और अगेन यहाँ तक का, तो आपको इस पूरे का एरिया निकालना है, यही आपका क्या होगा, यही आपकी दूरी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ें दिख रही है, यह एक पहला ट्राइंगल दिख रहा है, यह एक दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है, और यह एक चतुर्भुज यानी कि रेक्टेंगल दिख रहा है। तो आपको इन तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, इनको कुछ नाम दे देते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। ठीक है, तो देखिए मुझे इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज ए बी सी का एरिया, ठीक है, प्लस क्या होगा, त्रिभुज सी डी ई का एरिया, प्लस क्या होगा, चतुर्भुज कौन सा है, ई एफ जी और एच का एरिया, यही आपको निकालना है पूरा। ठीक है, अगर एबीसी की बात करते हैं तो एरिया क्या होगा, हाफ बेस। ठीक है, एरिया क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पर बेस कितना दिख रहा है, देखिए बेस आपको दिख रहा है 6। ठीक है, बेस कितना दिख रहा है आपको, 6 सेंटीमीटर दिख रहा है। तो यहाँ पर आपका बेस हो गया 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई आपको दिख रही है 20, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 20। ठीक है, प्लस अगर सी डी ई की बात करते हैं तो हाफ, सी डी ई का बेस अगर आप देखेंगे तो 6 टू कहाँ तक जा रहा है, यह 8 तक जा रहा है। ठीक है, और यह 10 तक है, तो 8 तक जा रहा है, तो यहाँ पर बेस कितना हो रहा है, 2। और अगर अब इसकी हाइट की बात कर रहे हैं तो हाइट कितनी आ रही है इसकी, 20। ठीक है, तो हाइट कितनी है इसकी, 20, प्लस आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, इस रेक्टेंगल की लेंथ की अगर बात करते हैं तो 8 to 10 हो रहा है, यानी कि लंबाई इंटू इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो ये कितनी दिख रही है आपको, 10 दिख रही है। ठीक है, यह कितनी हो रही है, 10 हो रही है। तो ये अपन ने सारी वैल्यू निकाल ली। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2 से ये कैंसिल होगा 3 टाइम, 3 इंटू 20 करेंगे, ये हो जाएगा 60, प्लस 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा 20, प्लस ये भी आ जाएगा 20। तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा आपका, 100। ठीक है, टोटल एरिया कितना आ जाएगा आपका, 100, यानी कि इस ग्राफ के द्वारा जो दूरी होगी वो कितनी आएगी, 100 मीटर। एरिया कितना आया, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यही क्या है आपकी दूरी होती थी, तो इसकी दूरी कितनी आ जाएगी, 100 मीटर दूरी आ जाएगी इस ग्राफ के द्वारा, अगर आपसे पूछा जाए तो। ठीक है, ये ग्राफ किसका बनाया है आपको, चाल और समय का। ठीक है, ग्राफ किसका दिया है, चाल और समय का। अब देखिए चाल, या इसको आप वेग बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर चाल नेगेटिव नहीं होती है कभी भी, तो यह ग्राफ किसका होगा, वेग समय ग्राफ आपको दिया हुआ है। तो ये अपन ने दूरी ज्ञात करी, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती थी। ठीक है, तो दूरी सारी सारी पॉजिटिव आ गई। बट अगर अब इसी में मुझे वेग विस्थापन अगर ज्ञात करना है, ध्यान से समझना, विस्थापन अगर ज्ञात करना है तो आपको पता है विस्थापन ऋणात्मक भी होता है। क्या होता है, विस्थापन ऋणात्मक भी होता है। तो अगर विस्थापन ऋणात्मक होता है
तो आपको क्या करना होगा, विस्थापन को नेगेटिव काउंट करना होगा, यानी कि यह एरिया आपके लिए पॉजिटिव होगा तो यह कहाँ जा रहा है, यह एरिया क्या आ जाएगा नेगेटिव, और यह एरिया क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका अगर एरिया देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ, बेस कितना दिख रहा है आपको 0 से 6 तक यानी कि 6, और इसकी हाइट आपको दिख रही है 20। ठीक है, इसका अगर एरिया देखेंगे तो देखिए ये स्पीड आपको दी है -20 में। ठीक है, तो स्पीड अगर -20 है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हाफ, बेस कितना है 2, और स्पीड की वैल्यू दी है इस बार आपको -20, तो ये आपको माइनस में लेना पड़ेगी क्योंकि यह क्या है विस्थापन, और विस्थापन क्या होता है ऋणात्मक भी होता है, मुझे विस्थापन ज्ञात करना है इसलिए। फिर क्या होगा प्लस, ये कितना आ जाएगा 2 × 10। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे ये क्या था, यह ABC का एरिया है, ABC का एरिया था, CDEFGH। ठीक है, यह CDE का एरिया है और यह EFGH का। ठीक है, इन तीनों के अपन ने एरिया निकालिए, तो ये कितना हो जाएगा, अगेन वही चीज़, ये 3 बार कैंसिल होगा तो ये 60 आएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस का कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और यह प्लस का 20 आ जाएगा। जब आप इसको एड ऑन करेंगे तो 20 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 60 मीटर। ठीक है, टोटल कितना आया 60 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया आपका एरिया। तो अगर आपसे विस्थापन पूछा जाएगा, तो विस्थापन कितना हो रहा है 60 मीटर। ठीक है, विस्थापन कितना हो रहा है 60 मीटर, और अपन ने जो दूरी ज्ञात करी थी, दूरी कितनी थी 100 मीटर। तो देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ों में डिफरेंस आया है। आपको याद रखना है कि एरिया अंडर द कर्व अगर आप निकालते हैं तो अगर पॉजिटिव होता है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, पर अगर स्पीड अगर आपको नेगेटिव दी हुई है यानी कि वह क्या है वेग है। ठीक है, तो वेग में डिस्प्लेसमेंट अगर ज्ञात करेंगे तो आपको नेगेटिव साइन को भी लेकर चलना होगा, तो वह क्या हो जाएगा ऋणात्मक आ जाएगा। इसलिए विस्थापन का मान यहाँ पर 60 मीटर आ रहा है और दूरी का मान 100 मीटर आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आज अपन ने इसके कुछ बेसिक से क्वेश्चन किए हैं। इसके आगे की क्लासों में अपन डिस्कस करेंगे त्वरण से रिलेटेड चीज़ों को कि त्वरण क्या होता है और उससे कुछ संबंधित कुछ क्वेश्चंस को। थैंक यू।